वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के मॉडल पेपर के बारे में। प्राचीन इतिहास बीए प्रथम वर्ष में अगर आपने एडमिशन लिया है, प्राचीन इतिहास लिया है, तो आपको अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में जानना होता है। इसका हिंदी में मतलब होता है विश्व की जो प्रारंभिक सभ्यताएं रही हैं और जो भारत की प्रारंभिक सभ्यताएं रही हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो भारत एवं विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के बारे में बेसिकली हम लोगों को जानना है, ठीक है। अब वहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इसको इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न होंगे उनको इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में एक महासंग्राम वीडियो भी आपके समक्ष आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आइए हम चर्चा करने का काम करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले वर्षों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। देखें, मॉडल पेपर है ये प्राचीन इतिहास का, एंशियंट हिस्ट्री का। एक हिस्ट्री और होती है मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, या जिसको केवल हिस्ट्री आप कहते हैं, तो वो अलग है। लेकिन प्राचीन इतिहास या एंशियंट हिस्ट्री जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर दोनों पढ़ना पड़ता है, जबकि आपको हिस्ट्री के अंतर्गत केवल और केवल इतिहास के बारे में जानना होता है, ठीक है। आर्ट और आर्किटेक्चर उसमें आपको नहीं पढ़ना होता है। क्लियर? तो चलें प्राचीन एवं विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के बारे में जानते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वीडियो आप सभी के लिए, चूंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। खंड आ बा सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा। जो 2 घंटे की परीक्षा होगी वो भी इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, उनमें प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगी, उसको मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो 3 घंटे की परीक्षा होगी तो भी यही, और 2 घंटे की परीक्षा होगी तो यही, तो भी यही मॉडल पेपर आपका आने वाला है। अब प्रश्न जो होंगे 3 टाइप के ही एग्जाम में बनते हैं लिखित टाइप में, एक अति लघु उत्तरीय, एक लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय। 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 50 शब्दों में करना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 200 शब्दों से लेकर के 150 शब्दों में करना होता है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको करना होता है, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, और इसको आपको 500 शब्द या फिर 450 शब्दों में आपको लिखना होता है। क्लियर? तो ये रहा आपको कुछ कैटेगराइजेशन जो कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 3 पेज या 4 पेज आप मैक्सिमम लिखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। 1 या 2 पेज या लगभग 3 पेज आप लिखते हैं। 1.5 पेज मतलब 2 पेज मान लेते हैं, 2 पेज आप लिख देंगे या 3 पेज लिख देंगे तो लघु उत्तरीय बहुत बहुत हो जाएगा। 2 पेज बहुत हो गया लघु उत्तरीय के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से अति लघु उत्तरीय के लिए 1 पेज में 2 क्वेश्चन आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। इनमें से अति लघु उत्तरीय के एक प्रश्न का 2 नंबर मिलेगा अगर आप करेंगे। एक प्रश्न का उत्तर को आपको 50 शब्दों में लिखना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विदेशी यात्रियों के नाम बताएं। विदेशी यात्रियों के नाम बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। अच्छा, विदेशी यात्री कौन कौन है? विदेशी यात्रियों का नाम इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जब हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करते हैं, या हम बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्यों की, या बात करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण की, तो 3 टाइप के स्रोत होते हैं मुख्य रूप से प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। तो पहला स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत, तीसरा होता है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो जो पुरातात्विक स्रोत होता है उसमें अभिलेख मिलते हैं हमको, सिक्के तमाम सारे मिलते हैं, जिसमें सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, ये सब सिक्के हमको मिलते हैं। अभिलेख बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारी मंदिर की दीवारें पर जो चित्र बने होते हैं, स्तंभ मिलते हैं, स्तूप मिलते हैं, बहुत सारी मोहरें मिलती हैं, ताम्रपत्र बहुत सारे मिलते हैं। तो इन सभी का हम लोग कार्बन डेटिंग के माध्यम से इन सभी वस्तुओं का कार्बन डेटिंग करते हैं। उसके बाद में इसकी एज निकालते हैं, कितने समय की पुरानी वस्तु है, और उसके बाद में हम वहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। चूँकि सिक्कों पर भी आप देखते हैं राजा महाराजाओं की एक प्रकार से तस्वीर या उस सन का नाम छपा होता है, तो इससे हमको बहुत जानकारी मिलती है, ठीक है। और ख़ास करके इमारतें बहुत सारी हैं, मंदिर, स्मारक, मूर्तियाँ, मिट्टी के बने हुए बर्तन और तमाम प्रकार की चित्रकलाएँ जो हैं वो सब पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। धार्मिक या साहित्यिक स्रोतों की अगर बात की जाए तो साहित्यिक स्रोतों में मुख्य रूप से एक तो धार्मिक साहित्य है, जिसमें आप देखते हैं धर्म से रिलेटेड जैसे कुछ, जैसे वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है, उपनिषद हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं, ये सब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वैदिक साहित्य में वेद वगैरह, वेदांग साहित्य में, इसके अलावा महाकाव्य काल में आप देखते हैं रामायण, और खास करके आप देखते हैं महाभारत, इन सभी से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब रहेंगे कुछ साहित्यिक स्रोत, यानी पुस्तकों में जो चीज़ें हमको मिली हैं, तो उसके माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जान पाते हैं। और तीसरा जो कारण स्रोत होता है वो होता है विदेशी यात्रियों का विवरण।
तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्री कौन कौन से आए भारत में जिन्होंने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी दी है। देखें, मुख्य रूप से 3 टाइप के विदेशी भारत में आए थे, 3 जगहों से। एक तो कुछ रोम से आए थे, कुछ जो थे रोम या बोल सकते हो आप यूनान से। तो रोम या यूनान से जो आए हैं, उनमें खास करके अगर बात की जाए, हेरोडोटस हो गए, ठीक है, टेसीसस हो गए, और खास कर अच्छा ईरानी सम्राट जेरेक्स का जो वैद्य थे वही थे टेसीसस, ठीक है, टेसियस। तो टेसियस जो था ये ईरानी सम्राट जेरेक्स का वैद्य था, राजवैद्य था, वो आया था भारत में। तो उसने बहुत सारे चीज़ें लिखी और अपनी पुस्तकों में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दी। तो इसके अलावा चीनी लेखक बहुत सारे आए यहाँ पर, चीनी यात्री आए। चीनी यात्रियों में जैसे फाहियान हो गया, इसके अलावा ह्वेनसांग हो गया, सुंग युआन हो गया, इत्सिंग हो गया, मालवेन लिन हो गया, चाऊ जुकुआ। तो ये सब चीनी यात्री हैं जो भारत में आते हैं। और तीसरा जो है देश वो है आपका अरबी लेखक कुछ आए, यानी कि जो मुस्लिम यात्री आए अरब देशों से। उसमें जैसे खुर्दादब, सुलेमान अल मसूदी, अल बरूनी, ये सब भारत में आए, ठीक है, जिन्होंने तमाम प्रकार की चीज़ें लिखी। इसके अलावा मेगस, थनीज, नियार्कस, ये सब लोग भी आए जो कि यूनान से ही आए, रोम से ही आए। तो मतलब अलग से आए कुछ लोग यहाँ से। तो आप देखेंगे विदेशी यात्री जो आए भारत में उन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार से और भी पुस्तकों का रचना जो हुई है, खास करके जैसे आप देखते हैं इब्न बतूता आता है, वो भी एक प्रकार से लिखता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लेखक आते हैं भारत में, मतलब विदेशी यात्री जो कि भारत में आते हैं और भारत के संदर्भ में अपनी पुस्तकों में लिखते हैं। तो वहाँ से हमको उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो यही यहाँ पर पूछा गया था। तो विदेशी यात्रियों के नाम आप लिख सकते हैं कौन कौन से। तो भारत में विदेशी यात्रियों में जैसे नियार्कस, मेगस्थनीज, फाहियान, वेंसांग, अलबरूनी, अलमसूदी, सुलेमान, ये सब आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इत्सिंग। आगे देखें, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पुरातत्व की परिभाषा दीजिए। पुरातत्व क्या होता है भैया? पुरातत्व जानते हैं क्या होता है? पुरातत्व का सीधा संबंध उसी काल से होता है जिस काल में साक्ष्य बने या लिखे गए थे। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो पुरातत्व का सीधा सा मतलब होता है एक अध्ययन की शाखा। तो पुरातत्व एक अध्ययन की वह शाखा है जिससे हम अतीत की जो सामग्रियां होती हैं उनका अध्ययन करके इतिहास के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, इतिहास को प्रमाणित करते हैं, इतिहास का दोबारा से निर्माण करते हैं, यानी इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, इतिहास को प्रमाणित करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो प्राचीन काल में हो गई हैं या प्राचीन या अतीत की जो सामग्रियां हैं उन पर हम शोध करते हैं और इतिहास के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, इतिहास को प्रमाणित करते हैं और इतिहास का दोबारा से या पुनर्निर्माण करते हैं। ये होता है पुरातत्व। तो अध्ययन की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम ये चीज़ें समझते हैं, करते हैं, ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से पुरातत्व की परिभाषा दी है। जैसे कि क्रिफोर्ड महोदय कहते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान होता है जिसमें अतीत के गर्भ में विलुप्त मानव संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि ऐसी संस्कृति मानव की जो कि विलुप्त हो चुकी है, कहाँ पर? अतीत के गर्भ में। अतीत के गर्भ मतलब बीत चुकी है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है। तो उसके बारे में पता करने वाला जो शास्त्र या विज्ञान होता है उसी को पुरातत्व कहा जाता है। गार्डन चाइल्ड महोदय कहते हैं कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान जो होता है वही होता है पुरातत्व, ठीक है। तो भौतिक अवशेष जो कि हमको मिले हैं उनके माध्यम से हम मानव के जो क्रियाकलाप थे प्राचीन काल के उनको हम जानते हैं और वही विज्ञान होता है आपका क्या? पुरातत्व, ठीक है। इसके अलावा ग्राहम क्लार्क महोदय कहते हैं कि मानव अतीत के पुनर्निर्माण के साधन के रूप में पूरा अवशेषों के क्रमबद्ध अध्ययन को पुरातत्व कहा जाता है। तो जब पुनर्निर्माण के साधनों के रूप में हम पूरा अवशेषों का क्रमबद्ध रूप से जब अध्ययन करते हैं तो उसी को हम पुरातत्व कहते हैं। इसके अलावा अगले विद्वान आते हैं बीबी लाल जी। बीबी लाल महोदय कहते हैं कि पुरातत्व जो होता है विज्ञान की एक शाखा होती है, एक ऐसी शाखा होती है जो क्या करती है? अतीत मतलब जो बीत गया है, अतीत की मानव संस्कृतियों को क्या करता है? व्याख्यायित करता है। मतलब उसकी व्याख्या करता है, जो अतीत में चीज़ें बीत गई हैं जब हम और आप नहीं थे उस समय की चीज़ों के बारे में हमको जानकारी देता है। तो ये है पुरातत्व आपका। समझ में आ गई चीज़ें? समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ बताएं। सिंधु सभ्यता क्या है भाई? सिंधु सभ्यता के बारे में आप कुछ बताएं। सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से कुल मिलाकर के प्रारंभ होता है और हड़प्पा सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में सभ्यता का विस्तार होता है। सिंधु सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से मतलब सबसे ज़्यादा उन्नत सभ्यता आप मान सकते हो इसको। तो भारतीय पुरातत्व विभाग को सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इन लोगों ने करी 1924 में। तो इस प्रकार से आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारी चीज़ों की खोज की गई, जैसे मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की जो मूर्तियां बनी है वो मिली हैं। एक अन्नागार मिला है हमको बड़ा, जिसमें हम एक प्रकार से जो कृषि करते थे उससे जो हमको अनाज मिलता था, मतलब हमको नहीं मिलता था, उस समय के लोगों को मिलता था, तो वो लोग उसको रखते थे, तो उसके लिए एक गोदाम टाइप का अन्नागार था सबसे बड़ा। इसके अलावा बैलगाड़ी मिली है, विशाल स्नानागार मिला जहाँ पर लोग नहाते थे, कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली है, पशुपति महादेव की मुहर मिली है, भगवान महादेव की पूजा वगैरह वो लोग किया करते थे पशुपति की, और दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति मिली है। और इसके अलावा बुने हुए कपड़े भी मिले हैं वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु एक प्रकार से ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता के बीच में व्यापार का केंद्र बिंदु था भारत। और इसके अलावा आप देखते हैं बिल्ली और कुत्ते के पदचिन्ह भी मिले हैं। हिरन उस समय हुआ करते थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। अग्नि की वेदिका मिली है, ऊँट की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं, लकड़ी का हल मिला है, मानव निर्मित बंदरगाह भी वहाँ से मतलब मिले हैं। इसके अलावा गोदीवाड़ा और चावल की भूसी मिली है, तो इससे चावल यानी धान की खेती का पता लगाया जा सकता है। शतरंज वो लोग खेलते थे, इस बात का भी पता चला सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इसके अलावा हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे जलकुंड मिला है, जल निकास के लिए भी व्यवस्था थी, नालियाँ और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो ये सब एक प्रकार से हमको मिली हैं। तो कुल मिलाकर के पुसालकर महोदय कहते हैं, डॉक्टर पुसालकर, वो कहते हैं कि उस समय की सामाजिक स्थिति अत्यंत उच्च रही होगी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से 4 वर्ग हुआ करते थे। प्रथम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग हुआ करता था, जिसमें पुरोहित, चिकित्सक और ज्योतिषी वगैरह शामिल थे। द्वितीय वर्ग में योद्धा वर्ग होता था, जो सैनिक होते थे, लड़ते बढ़ते थे, वो होते थे। तृतीय वर्ग व्यापारियों का होता था, शिल्पियों का, कलाकारों का होता था। चतुर्थ वर्ग में श्रमिक लोग शामिल थे, जिसमें किसान, मजदूर या मछली पकड़ने वाले या जो गृह सेवक होते थे उन लोगों को शामिल किया जाता था। तो इस प्रकार से इनका सामाजिक संगठन हुआ करता था। और इसके अलावा आर्थिक जीवन में कृषि वगैरह किया करते थे ये लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इसके अलावा पशुपालन भी करते थे। अच्छा, सिंधु घाटी से गेहूँ, जौ, राई, मटर, खजूर, अनार, ये सभी खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा खेती के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, कटाई के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, सिंचाई के लिए तालाब हुआ करते थे पहले, नदी और वर्षा के पानी से सिंचाई की जाती थी। इसके अलावा अनाज रखने के लिए विशाल भंडार हुआ करता था, उसमें अनाजों को रखा जाता था, स्टोर करते थे। भंडारों के बाहर ही पीसने की व्यवस्था होती थी, कि जैसे गेहूँ है तो गेहूँ पीसने की व्यवस्था उसी अन्नागार के बगल में हुआ करती थी। पशुपालन में ये लोग रुचि लेते थे और खास करके बैल, ऊँट, भैंस, भेड़, बकरी ये सब पालते थे। सूअर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली ये सब भी पालन हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। नाप तौल के लिए भी व्यवस्था थी, खास करके खुदाई में चौकोर बांट मिले हैं, चूंकि जब खुदाई हुई सिंधु घाटी सभ्यता की तो चौकोर यानी चौड़े चौड़े बांट मिले हैं, इस तरीके के बांट हुआ करते थे, ठीक है, जिससे तौल हुआ करती थी। और यहाँ के निवासी धातु से बनी तराजू का उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से इन लोगों की चीज़ें थीं। धार्मिक लोगों की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो महिला, तमाम प्रकार की छोटी छोटी महिला की मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, टोरा कोटा की, ठीक है। और इसके अलावा ये उर्वरता की देवी इनको मानते थे, जो महिला की मूर्ति मिली है। नील नदी की पूजा देवी मान करके करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 भृंगी चित्र पाए गए हैं। वृक्षों और पशुओं की पूजा हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और आप देखते हैं उस समय ताबीज वगैरह बहुत चलते थे, तो ताबीज बहुत सारे मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। क्लियर? तो और इसके अलावा हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के प्रतीक भी मिले हैं। तो विद्वानों के अनुसार
लिंग और योनि संभवतः पूजा के लिए बनाए गए थे। तो उस इसलिए आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी। और इसकी अगर बात की है तो बहुत ही मतलब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इसके दो मुख्य केंद्र हैं। इसके अलावा चंदहुदड़ो, कालीबंगा, आमरीनाल, लोहुम, जोदड़ो, इसके अलावा अलीमुराद, रोपण, कालीबंगा, रंगपुर, तमाम प्रकार के एरिया पर इसका जो है फैलाव रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, बहुत ही आसान तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताया। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के धार्मिक विश्वासों को बताइए। सैंधव सभ्यता के धार्मिक विश्वासों को बताइए। धार्मिक विश्वासों की सबसे पहली बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। क्योंकि जब खुदाई हुई सिंधु घाटी सभ्यता की तो कई प्रकार की जो स्त्री है यानी नारी जो हैं, यानी कि स्त्री की मूर्तियाँ मिली हैं, नारी की मूर्तियाँ मिली हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु समाज में मातृ देवी की उपासना हुआ करती थी। और सिंधु समाज में मातृ देवी को कई रूप में दिखाया गया है। आपको बता दूं कि नारी की कुछ ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जो शिशु को स्तनपान करा रही हैं, कुछ ऐसी मिली हैं। यह जननी का देवीकरण है, मतलब कि एक प्रकार से जो जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गादेपी गरी इसी बात पर खरी उतरती है। तो इस प्रकार से एक माँ जो स्तनपान करवा रही है उसका चित्र मिला है। इसका मतलब जो है उस माँ का आप सोचें कि कितना ज़बरदस्त एक प्रकार से ममत्व रहा होगा। तो वो जननी की देवी मानी जाती हैं। और इसी तरह की नारी की एक मूर्ति के गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। तो और इसके अलावा वनस्पति जगत के सृष्टिकरण का प्रतीक भी मानी जाती हैं वो, कि भाई सृष्टि की उत्पत्ति नारी से हुई है, इस बात के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में पहली धार्मिक मान्यता। दूसरी धार्मिक मान्यता सिंधु सभ्यता की ये थी भाई कि लिंग और योनि की उपासना करते थे। चूँकि तमाम प्रकार के मतलब आप देखते हैं पत्थरों पर लिंग और योनि बने हुए हैं और उनकी पूजा लोग किया करते थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार ये छल्ले ही योनियाँ होते थे। और जो छल्ले मिले हैं चीनी मिट्टी और सीप के बने हुए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, तो वो योनि होती थी। और जिनकी पूजा सिंधुवासी जनन शक्ति के कारण मतलब करते थे, जनन की देवी या जनन के देवता माने जाते थे वो। तो एक तरीके से ये पूजा होती थी। तीसरी पूजा जो होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो शिव भगवान की यानी कि पशुपति की पूजा करते थे लोग। लिंग और मूर्ति दोनों रूप में भगवान शंकर की उपासना ये लोग किया करते थे। ठीक है। इसके अलावा चौथी बात है, वृक्ष की उपासना करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, वृक्षों की देवी हुआ करती थी। और वो प्राकृतिक मतलब प्रकृति की देवी जो हैं वो उन्हीं की पूजा करते थे। इसके अलावा जो अगली बात है, ये पशु उपासना भी करते थे। चूँकि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के खुदाई से तमाम प्रकार के छोटे बड़े हाथी मिले हैं, बकरे मिले हैं, बैल भैंस और तमाम प्रकार के पशु की मूर्तियां मिली हैं हमको। तो वो मूर्तियां जो हैं उनकी पूजा भी होती रही है। ठीक है। तो वहाँ पर भी पशु पूजा की बात होती थी। और गाय पूजा के संबंध में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जाता है, क्योंकि गाय सिंधुवासियों के लिए पूज्य थी अथवा नहीं थी, इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा मतभेद है। कदाचित बैल की ही भांति भैंसे को भी शक्ति का प्रतीक समझा जाता था उस समय। तो इस तरीके से आप देखते हैं बैल को शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। और बैल के समान ही अनेक जो है जगहों पर आप देखते हैं भैंसों के चित्र भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि भैंसों को भी पूजा जाता था। ठीक है। और इसके अलावा आप देखते हैं एक सींग वाले बैल भी मिले हैं। तो कई प्रकार की पूजा हुआ करती थी। इसके अलावा सूर्य और अग्निदेव की पूजा हुआ करती थी, भगवान सूर्य की उपासना हुई है। इसके अलावा और तमाम प्रकार के ताबीज वगैरह मिले हैं। तो ये सब पूजा हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये थी सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वासों की एक सूची जो मैंने आपको समझाई बताई। आगे देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न है, आर्यों की विशेषताएं बताइए। आर्य लोग कौन थे भाई? आर्य कहाँ से आए थे, कौन थे, इसके बारे में कुछ बताएं। तो आर्यों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आर्य कौन थे। आर्यों की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता का जब पतन होता है उसके बाद में आप देखते हैं भारत में जिस सभ्यता का उदय हुआ है वो सभ्यता आर्य या वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। आर्य शब्द का मतलब होता है पवित्र वंश। आर्य का मतलब होता है पवित्र। ठीक है। तो पवित्र वंश या आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या श्रेष्ठता को इंगित करता है जो आर्य शब्द है वो। क्लियर। तो आर्य शब्द जो है ये जन समूह या प्रजाति को मुख्य रूप से संबोधित करता है। और सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग वेदों में लिखने वालों ने किया। वेदों में आर्यों का उल्लेख किया गया है।
और अपने को आर्य जो थे वो श्रेष्ठ बनाते थे, और जिन पर इन्होंने विजय प्राप्त करी थी उनको दस या दास कहा जाता था। तो दो प्रकार का वर्ग उस समय हुआ करता था, एक आर्य और एक अनार्य। तो अनार्य वो थे जिन पर आर्यों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, आर्यों के मूल निवास की अगर बात की जाए तो आर्य जो लोग हुआ करते थे, ये बड़ा ही इसमें बड़ा पेचीदा सा सवाल है ये कि आर्य कहाँ से आए थे, कहाँ के थे। इसका जवाब कोई विद्वान नहीं दे सका है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। कुछ विद्वान इनको बताते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आकर के बस जाते हैं। आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है विद्वानों के अनुसार। मैक्स मूलर कहते हैं कि भारतीय आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद और ईरानी आर्यों के प्रथम ग्रंथ जैन अवेस्ता में अद्भुत समानता है। आर्य मध्य एशिया से आकर के भारत में बसे हैं, इसी आधार पर ये मैक्स मूलर महोदय बताते हैं। ठीक है, तो आर्य लोग ऐसे थे। ठीक है, अच्छा, आर्य अनार्य हुए और उसके बाद में फिर आर्य जो थे उन्हीं का एक प्रकार से आर्यों से और तीन वर्ग का निर्माण हुआ, और जो अनार्य हुआ करते थे वो जाकर के शूद्र वर्ग बनता है बाद में। आप देखेंगे जब जो वर्ण व्यवस्था आती है यहीं से शुरू होती है। पहले आर्य अनार्य हुआ करते थे, फिर आर्य से तीन वर्ग आप बनते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और शूद्र को अनार्य कहा जाता था पहले। तो वो आकर के अलग अलग विद्वानों ने बताया है, ये मैं एकदम कन्फर्म नहीं है। तो जो आर्य लोग हुआ करते थे ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। इससे पहले सिंधु सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, और जो आर्य सभ्यता थी या वैदिक सभ्यता थी ये 3000 वर्ष पुरानी है, जबकि सिंधु सभ्यता ये 5000 वर्ष पुरानी है। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता का सूत्रपात होता है। आर्य सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग जानते थे, लोहे का प्रयोग ये लोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसके अलावा आर्य लोग मछली नहीं खाते थे, आर्यों में मछली खाना वर्जित था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मछली खाते थे। ठीक है, अच्छा, वैदिक सभ्यता में आएंगे आप देखेंगे, आर्य सभ्यता में तो आर्य या वैदिक संस्कृति में आप देखेंगे घोड़ा पालतू पशु हुआ करता था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े जो पशु थे उनसे लोग अपरिचित हुआ करते थे। आर्य जो थे अपने मृतकों को जलाते थे, जैसे आज हिंदू धर्म के लोग जो है जलाते हैं, ऐसे आर्य लोग जो थे, आर्य बेसिकली सनातनी हिंदू ही थे। तो वो लोग अपने जो शव होते थे जब कोई मर जाता था तो उसको जलाते थे, लेकिन सिंधु घाटी के लोग जो होते थे ये जब कोई मर जाता था तो उनको भूमि में गाड़ देते थे, जैसे आजकल मुस्लिम लोग करते हैं। तो ऐसे होता था। जो आर्य सभ्यता है या जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता बात एक ही है। तो वैदिक सभ्यता जो है पितृसत्तात्मक समाज हुआ करता था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। माताएं मतलब मातृ देवी की पूजा होती थी, माताएं प्रधान मुखिया होती थी घर की, जबकि वैदिक सभ्यता में पुरुष प्रधान हो गया। और वैदिक लोग जो थे वो गाय की पूजा करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में सांड या बैल की पूजा हुआ करती थी, भैंसों की पूजा हुआ करती थी। ठीक है, ये अच्छा, आर्य लोग जो थे मूर्ति पूजा पर विश्वास पहले शुरू में नहीं करते थे, बाद में आकर के मूर्ति पूजा शुरू होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा किया करते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी सनातनी कैटेगरी ही के ही थे, चूंकि उस समय खास करके आप देखेंगे कोई धर्म विशेष नहीं था, भगवान शंकर की पूजा हुआ करती थी। तो भगवान शंकर जो है वो आदि देवता है, महादेव हैं। आप देखेंगे तो हर एक धर्मों में भगवान शंकर को लोग मानते हैं, बहुत पूजा करते हैं भगवान शंकर की। हर एक धर्म के लोग, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग धर्मों में भी शंकर भगवान को लोग बहुत मानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मूर्ति पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग हवन यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, जबकि वैदिक सभ्यता तक आकर के आप देखते हैं मूर्ति पूजा तो नहीं होती है, लेकिन जो है वैदिक विधि से हवन होती है, यज्ञ होती है। ये सब एक प्रकार से एक धार्मिक क्रिया के रूप में होने लगता है। तो ये सब वैदिक सभ्यता की या वैदिक संस्कृति की विशेषताएं हैं, आर्यों की विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई। ठीक है, समझ में आ रही हैं? अच्छा, जो आर्य थे वो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं सफ़ेद, श्वेत, पीत, रक्त, श्याम और अश्वेत रंग के हुआ करते थे। तो जो सफ़ेद कलर के होते थे उनको ब्राह्मण, जो पीत वस्त्र के होते थे, अच्छा मतलब जो पीत वस्त्र के क्षत्रिय, पीत और रक्त क्षत्रिय, श्याम वर्ण के वैश्य होते थे, अश्वेत वर्ण के जो होते थे यानी काले रंग के वो जो है शूद्रों को बोला जाता था। इस तरीके से आप देखते हैं आर्य जो थे वो खास करके उन्होंने घोड़ा, रथ, और इसके अलावा पीतल के हथियार, ये लोग जो है उससे परिचित थे। और कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं राजस्थान के खेती प्रांत से तांबे का कारोबार किया करते थे। आर्यों के पास अस्थाई सेना नहीं थी, परंतु ये कुशल सैनिक हुआ करते थे। तो इसी प्रकार से ये आर्यों के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। छठवां क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है मिस्र की सभ्यता।
मिस्र की सभ्यता से आप क्या समझते हैं भैया, फटाफट से आप बताएंगे। तो मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी को एक प्रकार से मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन है, नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को, ये बात ध्यान रखेंगे। तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता एक सभ्यता है सुमेरियन की सभ्यता, एक है बेबीलोन की सभ्यता, एक है असीरिया की सभ्यता, एक है चीन की सभ्यता, एक है यूनान की सभ्यता और एक है रोम की सभ्यता। तो ये मुख्य रूप से कुछ सभ्यताएं हैं जो कि प्राचीन विश्व की हैं, और भारत की तो अपनी समझ ही रहे, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो पूछा किसके बारे में गया है, मिस्र की सभ्यता के बारे में। तो मिस्र की सभ्यता क्या है, सबसे पहले ये समझे, मिस्र की सभ्यता आज से लगभग 3400 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। 3400 ईसा पूर्व जो है ये सभ्यता मानी जाती है, 3400 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। और नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। मिस्र में नील नदी बहती है जो मिस्र भूमि को उपजाऊ बनाती है। अगर नील नदी नहीं बहे तो बहुत दिक्कत होगी। और आप देखेंगे जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं कहीं ना कहीं पे वो नदियों के किनारे ही उनका सूत्रपात हुआ है, उनका उदय हुआ है। चाहे सिंधु सभ्यता की बात करें, चाहे मेसोपोटामिया की बात करें, चाहे आप मिस्र की सभ्यता की बात करें, चाहे अन्य किसी सभ्यता की बात करेंगे, चीनी सभ्यता की बात करेंगे, तो हांगहो नदी घाटी में उसका विकास होता है। तो जो मिस्र की सभ्यता है, सबसे पहली बात तो इसकी विशेषताओं में यही आप लिखेंगे कि ये 3400 ईसा पूर्व इसका विकास होता है वहाँ से, और नील नदी की देन है ये। ठीक है, और दूसरी बात इसमें आप इंक्लूड करेंगे कि जो मिस्र की सभ्यता है ये प्राचीन विश्व की अति विकसित सभ्यता थी, और इस सभ्यता ने विश्व की अनेक सभ्यताओं पर पर्याप्त रूप से प्रभाव डाला है। तीसरी बात ये कि मिस्र के राजा जो होते थे उनको फाराओ कहा जाता था, ये बात ध्यान रखेंगे। चौथी बात यह है कि जो मिस्र के राजा हुआ करते थे वो ईश्वर के प्रतिनिधि हुआ करते थे, और जो राजा होते थे उनको सूर्य देवता का पुत्र भी माना जाता था, और उनको भगवान के हिसाब से, मतलब भगवान के रूप में पूजा जाता था। और जब राजा मरते थे तो उनका पिरामिड वगैरह बना दिया जाता था। ठीक है, मरने के बाद में राजा के शरीर को पिरामिड नामक मंदिर में सुरक्षित रख दिया जाता था, और इसलिए रखा जाता था ताकि बाद में फिर कहीं पर आत्मा अगर आए, मान्यता थी कि भाई दोबारा से जिंदा होंगे हमारे राजा। तो आप देखते हैं गीजा का पिरामिड जो है वो सबसे बड़ा पिरामिड बनाया गया, क्योंकि वो राजा जो थे वो बड़ा महान राजा थे, तो उनको जब वो मर जाते हैं तो उनको ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, ताकि, और उसमें सब सामान रख देते हैं ताकि जिंदा हों वो। ठीक है, और इसीलिए उनको पिरामिड में सुरक्षित उनके शरीर को रख देते थे लोग पहले। तो पिरामिडों को बनाने का श्रेय फाराओं के वजीर अमहोटेप को जाता है, और मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों पर रासायनिक द्रव्यों का लेप किया जाता था ताकि शव जो हो खराब ना हो, जो मृतक का शरीर है वो खराब ना हो। और ऐसे जो मृतक को अगर हम उसमें रखते थे पिरामिडों में, तो इस प्रकार के शव को हम मम्मी कहते हैं। मम्मी एक मूवी भी आई थी बहुत पहले, बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी, तो उसमें आपको ये मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना, मोहनजोदाड़ो मूवी देख लेंगे ऋतिक रोशन वाली, उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, अभी पेपर है मत देखिएगा, लेकिन अगर आपको समझना होगा तो देख सकते हैं। तो ये है भैया मिस्र की सभ्यता। अगली सभ्यता आपकी है 7वें नंबर पे सभ्यता आपकी, मतलब 7वां प्रश्न है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात की जाए तो ये आज से 3200 ईसा, मतलब 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक की सभ्यता जो है ये मानी जाती है। इस समय तक की सभ्यता है ये, कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये खास करके इराक, आप देश अगर नाम सुने होंगे इराक ईरान का, तो इराक जो देश है उसी में खास करके इस सभ्यता का उदय होता है। और मिस्र सभ्यता के ही समकक्ष रही है ये सभ्यता, और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, और यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का मतलब होता है नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस नदी का जो मेसोपोटामिया नदी है, ये दो नदियां बहती हैं इराक में, यूनान भाषा में, मतलब इराक में आप देखेंगे, एक तो है दजला और एक है फरात। दजला और फरात नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसी में इस सभ्यता का विकास होता है मेसोपोटामिया का। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम मेसोपोटामिया रख दिया गया है, क्योंकि यूनानी भाषा का शब्द है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया या मेसोपोटामिया, जिसका मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, और उपजाऊ होती है, चूंकि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दुआब कहते हैं भारत में। ठीक है, और यूनानी भाषा में उसी को मेसोपोटामिया कहा जाता है। दजला और फरात दो नदियों के बीच में ये सभ्यता है, क्लियर, स्थित थी। और प्राचीन काल में दजरा और फरात नदी जो है उसके बिल्कुल दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था। तो इस प्रकार से
जब उसको सुमेर कहते थे, तो इसीलिए आप देखते हैं सुमेरियन सभ्यता भी आती है। तो सुमेर सभ्यता जो थी वो भी एक प्रकार से इसी के आसपास की सभ्यता हुआ करती थी। 3500 ईसा पूर्व ये सभ्यता आती है। और धर्म और मंदिर के जो विशिष्ट स्थल हुआ करते थे सुमेरियन सभ्यता में, उसको जिगुरत कहा जाता था। ठीक है। राजा ही मंदिर का सबसे बड़ा पुरोहित हुआ करता था सुमेरियन सभ्यता में। लेखन कला सुमेरियन सभ्यता की ही देन है। और कीलाकार या कीलाक्षर लिपि का आविष्कार जो किया है वो सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही किया है। अच्छा, सुमेरियन सभ्यता के लोग जो थे वो खास करके आप देखते हैं कि जो कीलाक्षर लिपि है उससे क्या करते थे, वे तेज नोक वाली वस्तु से मिट्टी की पट्टियों पर लिखा करते थे। और उन्होंने ही समय मापने के लिए सबसे पहले 60 अंक की कल्पना की थी और चंद्र पंचांग का भी प्रयोग किया था सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने। ठीक है। और ये सारी चीज़ें बताई थी सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो है सुमेरियन लोगों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया उसी के आधार पर बेबीलोन की सभ्यता का भी विकास होता है। तो बेबीलोन की सभ्यता जो है ये सुमेरियन सभ्यता या सुमेरियन लोगों की ही देन है। अच्छा, जो बेबीलोन की सभ्यता का सबसे मुख्य नगर होता था उसको निपुर कहा जाता था। बेबीलोन का एमोराइट राजवंश का प्रसिद्ध शासक जो था उसका नाम था हम्मुराबी। बड़ा फेमस शासक हुआ है ये हम्मुराबी। ठीक है। और हम्मुराबी कानूनों की एक संहिता का निर्माण करता है, बड़ी फेमस कानून की संहिता हम्मुराबी की संहिता। और हम्मुराबी विश्व का पहला शासक था जिसने सबसे पहले कानूनों का संग्रह करवाया था, या सबसे पहले संविधान मान सकते हो कि एक कानून की जो पुस्तक है उसको लिखा था। ठीक है। तो ये थी भैया आपकी बेबीलोन की सभ्यता। इसके बाद में यही सभ्यता आप देखते हैं हम्मुराबी के शासनकाल में यह सभ्यता जो थी बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन का सांस्कृतिक उपनिवेश था असीरिया। तो असीरिया की सबसे बड़ी देन उसकी शासन प्रणाली थी, तो इसी को असीरियन सभ्यता भी कहते हैं। तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसी से ही रिलेटेड है सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरियन सभ्यता। ये सब सभ्यता इराक ईरान के आसपास आप देखेंगे आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये चूंकि आप देखेंगे असीरियन सभ्यता में भवन निर्माण कला, चित्रकला में बड़ी फेमस सभ्यता थी ये। तो ये थी भाई कुछ सभ्यताएं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 8वीं सभ्यता आपकी चीनी सभ्यता। चीनी सभ्यता की अगर बात की जाए तो चीनी सभ्यता जानते ही होंगे, ह्वांगहो नदी की घाटी में चीन की सभ्यता का विकास होता है। और चीन के उत्तरी क्षेत्र में ये नदी स्थित है ह्वांगहो, वहीं पर चीनी सभ्यता स्थित है। चीन की सभ्यता वहीं पर स्थित थी। और क्षेत्र विश्व के क्षेत्र से अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक मानी जाती है ये ह्वांगहो नदी का जो एरिया है। ठीक है। चीन का विशाल मैदान जो है वो खास करके वो ह्वांगहो नदी घाटी का एरिया माना जाता है। ह्वांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसीलिए चीन की प्राथमिक सभ्यता को हम पीली नदी घाटी सभ्यता या पीली सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, पीली नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। क्लियर। तो किस ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा, किस सभ्यता को हम जो है पीली सभ्यता कहते हैं, तो आप बताएंगे चीनी सभ्यता को हम पीली नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। अच्छा, इसी दौरान जब चीन की सभ्यता थी तो इसी दौरान चीन में जो है एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यताएं मानी जाती है। और इसके अलावा कागज और छपाई का आविष्कार जो है इसी सभ्यता के द्वारा ही उदय होता है। कागज का आविष्कार हुआ या छपाई का आविष्कार हुआ तो चीनी सभ्यता की ही देन है। इसके अलावा आप देखते हैं कन्फ्यूशियस जो था वो खास करके ये चीन सभ्यता का ही था। कन्फ्यूशियस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है। और पुच्छल तारा सबसे पहले चीन में ही 2000 मतलब 240 ईस्वी में देखा गया था। तो ये सभ्यता जो है आपकी बड़ी फेमस सभ्यता है। और आप देखेंगे मतलब ईसा पूर्व में, ठीक है, पुच्छल तारा की परिकल्पना जो है ये कन्फ्यूशियस वगैरह के समय काल में ही आती है। उसके बाद में थोड़ा सा दिशा सूचक केंद्र का आविष्कार भी चीन से ही होता है। तो इस तरीके से वर्ष में 365 दिन होते हैं और सबसे पहले इसकी खोज जो हुई है चीन से ही हुई है, ये बात ध्यान रखेंगे। और पेय पदार्थ के रूप में चाय का सबसे पहले आविष्कार जो हुआ है या प्रयोग किया है वो चीनियों ने ही किया है। तो इस तरीके से चीन की सभ्यता थी। आगे देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता की अगर बात की जाए तो 753 ईसा पूर्व से लेकर के 476 ईस्वी तक की जो सभ्यता है रोम में, वो सभ्यता जो है विश्व इतिहास में या विश्व की सभ्यताओं में से एक सभ्यता है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का विकास यूनानी सभ्यता के खत्म होने के बाद में शुरू होता है। और रोम की सभ्यता खास करके जो है यूनानी सभ्यता के बाद में आती है। और यूनानी सभ्यता जो है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो
यूनानी सभ्यता के बारे में भी हम समझेंगे, यहाँ पर यूनान की सभ्यता तो उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो रोम की सभ्यता के बारे में बताऊं तो सबसे पहली बात कि ये जब यूनानी सभ्यता का एक प्रकार से अपकर्ष हुआ तो उसके बाद में ये सभ्यता आती है समक्ष, ठीक है। और इस सभ्यता पर यूनानी सभ्यता का बहुत बड़ा प्रभाव है। रोमन सभ्यता का केंद्र रोम नगर हुआ करता था, जो इटली में आजकल स्थित है। रोम इटली का जो है राजधानी भी मानी जाती है। तो इटली में एक उन्नत सभ्यता को एक्ट्रेस्टन नामक एक अनार्य जाति ने विकसित किया, और रोम एवं कार्थेज के बीच 264 ईसा पूर्व से लेकर के 146 ईसा पूर्व तक एक शताब्दी से अधिक समय युद्ध चला था। और इस बीच तीन भी बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, और इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और खास करके इस युद्ध में रोम की जीत होती है। जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का जो है बिना ताज का बादशाह माना जाता है। सरता मतलब वो बादशाह हो जाता है रोम का। कौन? जूलियस सीजर। और विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में से एक होता है वो। आगस्टस का काल रोमन सभ्यता का स्वर्णकाल माना जाता है। तो इसी तरीके से ये रोमन सभ्यता जो है ये खास करके अस्पतालों के संगठन की जो सबसे बड़ी देन है वो रोमन सभ्यता की ही देन है। तो ये है रोम की सभ्यता। 10वीं सभ्यता है आपकी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता मैंने आपको बताया था 3500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। और ये खास करके जो सुमेरियन सभ्यता है ये धर्म और मंदिरों के विशिष्ट स्थल थे, और देव मंदिरों को यहाँ के पर जिगुरत कहा जाता था। राजा जो होता था मंदिर का बड़ा पुरोहित हुआ करता था। सबसे बड़ा लेखन कला का विकास हुआ सुमेरियन सभ्यता के द्वारा। किलाक्षर लिपि का विकास हुआ, ठीक है। इसके अलावा वृत्त के केंद्र में 360 अंश का कोण बनता है, और इस माप की कल्पना सबसे पहले जो की वो सुमेर लोगों ने ही करी है। तो ये सुमेरियन सभ्यता के बारे में कुछ बातें मैंने बताई, तो यही सब आप लिख देंगे, आपका काम हो जाना है। तो ये रही कुछ बातें आपकी जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर के मैंने आपको समझाई। आगे देखिएगा, लघुत्तरीय प्रश्न है खंडवा में केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो ये 3 घंटे के पेपर में ऐसा होगा, लेकिन 2 घंटे की अगर परीक्षा होगी तो केवल आपको 4 प्रश्न करने होंगे, और 150 शब्दों में ही आपको उत्तर लिखना होगा, ठीक है। तो आप आसानी से लिख पाएंगे अगर आप इनको जानेंगे। पहला प्रश्न है यूनान की सभ्यता की विशेषताएं बताइए। यूनान की सभ्यता की विशेषताओं की अगर बात करें तो यूनान की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है, क्योंकि यूरोप की ये सभ्यता है यूनान की सभ्यता। और क्रीट की सभ्यता को प्राचीन यूनानी सभ्यता का जनक भी कहा जाता है। क्रीट या क्रोट जो है उसकी राजधानी नागौस हुआ करती थी, और वहीं से इस सभ्यता का विकास होता है। 1200 ईसा पूर्व आर्यों की डोरियन शाखा ने यूनान में प्रवेश करके अपना आधिपत्य वहां पर जमा लेते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में युद्ध शुरू होता है। 448 ईसा पूर्व तक युद्ध चलता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखते हैं पेरिक्लीज जो आता है, पेरिक्लीज वो यूनानी सभ्यता का ही एक व्यक्ति है, एक राजा है। 469 ईस्वी मतलब ईसा पूर्व से लेकर के 429 ईसा पूर्व तक शासन करता है, और इसी पेरिक्लीज के युग को यूनानी सभ्यता का या यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, यूनानी सभ्यता के ही एक बड़े लेखक हैं होमर। बहुत महान कवि हैं होमर। उनके 2 महाकाव्य हैं, एक है इलियड और एक है ओडिसी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है महाकाव्य हैं, जो कि जियोग्राफी से लेकर के हर एक क्षेत्र में या इतिहास के युग में अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं इतिहास के बारे में, ठीक है। इसको हेलिनिस्टिक युग भी कहा जाता था, होमर के युग को, ठीक है। इसके बाद में सिकंदर जो था मेसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था, और अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा दी, और फिर सिकंदर विश्व विजय की ओर निकलता है। तो वो सब यूनानी सभ्यता के ही थे, यूनान के ही थे। तो इस तरीके से यूनानी सभ्यता के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई जो कि आपके समझ में आनी चाहिए। आगे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मेसोपोटामिया सभ्यता की सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं बताइए। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, फटाफट से आप बताएंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता की सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं। पहली बात यह है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर हुई थी? दजला और फरात के बीच में हुई थी, नदियों के बीच में, ठीक है। और इस सभ्यता के 2 प्रमुख देवताओं के नाम हैं, एक तो समास देवता हुआ करते थे और एक थे अनु, ठीक है। और मेसोपोटामिया सभ्यता के 3 प्रमुख केंद्र हैं, एक तो सुमेरियन सभ्यता, एक बेबीलोनिया और एक असीरिया, ठीक है। 3 जगह होती थी। तो जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, ये सब हैं। ऐसे ही
मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता या असीरियन सभ्यता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मेसोपोटामिया मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया। तो इसमें मेसोपोटामिया में अगर बात करें तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और असीरियन सभ्यता का विकास हुआ। सबसे पहली बात विशेषता इसकी धार्मिक और सामाजिक। दूसरी विशेषता यह है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और प्रारंभ में यहाँ पर नगर राज्य था, परंतु बाद में विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है। तीसरी विशेषता यह है सामाजिक विशेषताओं में कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो गेहूं तथा जौ की रोटी खाते थे, दूध भी खाते थे, दही, मक्खन, फल इन सभी का प्रयोग करते थे भोजन में। इसके अलावा खजूर से आटा बनाते थे, चीनी तथा पीने के लिए शराब तैयार करते थे ये लोग। ठीक है, तो खजूर से आटा, चीनी और पीने के लिए शराब भी तैयार करते थे और मांस मछली का भी सेवन करते थे ये लोग। क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे मेसोपोटामिया, इराक में जहाँ पर इसका विकास हुआ, वहाँ पर खजूर के पेड़ आज भी आपको मिलेंगे और वहाँ की जो खजूर हैं, आपको बता दूं जो आजकल आप खजूर मार्केट में जो आपकी बिक रही होगी वो खजूर वहीं से आती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मांस मछली का भी सेवन किया करते थे ये लोग। इसके अलावा सूती और खास करके ऊनी और भेड़ की खाल से बने हुए वस्त्रों को पहना करते थे। इसके अलावा पुरुषों के वस्त्रों में लुंगी प्रमुख हुआ करती थी, लुंगी ये लोग पहनते थे। ठीक है, लुंगी आप लोग अगर दक्षिण भारत के लोगों को देखा होगा तो वो लोग पहनते हैं, वैसे लुंगी पहना करते थे। इसके अलावा यहाँ की विशेषता ये भी थी मेसोपोटामिया सभ्यता की कि जो उच्च वर्ग हुआ करता था, उनकी जो स्त्रियां हुआ करती थी वो विलासिता का जीवन व्यतीत करती थी। वो आभूषणों में सोना, चांदी ये सब पहनती थी, खूब मौज मस्ती करती थी। ठीक है, इसके अलावा या जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो रहने के लिए पक्की ईंटों का मकान का प्रयोग करते थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा ईंट जो थी यहाँ की चिकनी मिट्टी की बनी हुआ करती थी। मकानों का गंदा पानी निकलने के लिए नालियाँ भी बनाई गई थी मेसोपोटामिया सभ्यता में। इसके अलावा प्रदा प्रथा राज परिवारों तक ही सीमित हुआ करती थी। दहेज का प्रचलन भी उस समय था, परंतु विवाह से पिता से प्राप्त दहेज पर केवल वधू का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, सभी का अधिकार नहीं होता था। अगर उसका पिता दे रहा तो केवल लड़की का ही उस पर अधिकार हुआ करता है। तो ये दहेज की प्रथा थी वहाँ पर। अच्छा, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग धूप, घड़ी और सूर्य की घड़ी का भी आविष्कार कर चुके थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता द्वारा संसार को दिया गया सबसे बड़ा जो काम है वो है किलाक्षर, किलाकार या किलाक्षर लिपि का विकास, जो कि खास करके आप देखते हैं ये विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही देन है। चूँकि सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन, असीरियन ये सब सभ्यताएं जो हैं ये सब खास करके अगर संयुक्त रूप में बताऊं तो मेसोपोटामिया सभ्यता के ही एक भाग हैं। ठीक है, इसके अलावा विधवा स्त्रियों को पति की संपत्ति बेचने का अधिकार हुआ करता था। यहाँ पर मकान की दीवारों पर उभरे हुए चित्र भी बनाए गए थे और इस सभ्यता के लोग जो थे नैतिकतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये है भैया मेसोपोटामिया की कुछ विशेषताएं धार्मिक और सामाजिक। और देवताओं में देवताओं का पूजा करते थे, पंखों वाली देवी का पूजा करते थे। इसके अलावा सींग वाली टोपी का एक संस्करण पहने हुए जो देवी देवता यहाँ के हुआ करते थे। बहुदेववादी थे मेसोपोटामिया के लोग, कई सारे देवताओं की पूजा करते थे, अलग अलग देवताओं की पूजा किया करते थे ये लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये लोग बताते थे कि भाई ब्रह्मांड गोलाकार है जिसमें 3 स्तर हैं, जहाँ देवता रहते हैं और जहाँ तारे मौजूद हैं, और उसके नीचे पृथ्वी से 3 स्तरों से ऊपर, मतलब पृथ्वी जो है ये दो, मतलब एक स्तर है और इसके ऊपर जहाँ पर तारे हैं एक स्तर है कि ब्रह्मांड जो गोलाकार है। तो इस तरीके से जहाँ देवता रहते हैं एक वो, एक जहाँ पर तारे मौजूद हैं वो, और एक पृथ्वी जो है वो, मतलब एक पृथ्वी के नीचे 3 स्तर हैं ब्रह्मांड में। इस तरीका का ज्ञान इन लोगों के पास था और दिया करते थे ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बेबीलोनिया सभ्यता की विशेषताएं बताएं। बेबीलोनिया सभ्यता भी इसी सभ्यता की ही एक स्थान था और सुमेरियन सभ्यता के पश्चात आप देखते हैं बेबीलोनियन सभ्यता का जन्म होता है और विकास होता है। इतिहासकारों का मानना है कि बेबीलोनिया के लोग संभवतः अरब के रेगिस्तान में के घुमक्कड़ लोग हुआ करते थे और 2000 ईसा पूर्व के आसपास आप देखते हैं सुमेर पर विजय प्राप्त किया होगा और बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाया होगा और इसी कारण से इसका नाम बेबीलोनिया सभ्यता रखा गया। बेबीलोन नामक स्थान इतिहास प्रसिद्ध स्थान है जो विश्व विजेता सिकंदर की जहाँ पर मृत्यु हुई थी वो है बेबीलोनिया। ठीक है, वहीं पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। अगर मैं बेबीलोनियन सभ्यता की बात करूं तो सामाजिक जीवन जो इन लोगों का था, ये खास करके इसका समाज जो था बेबीलोनिया का 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक उच्च वर्ग हुआ करता था, एक मध्यम वर्ग और एक निम्न वर्ग। राजनीतिक जीवन की अगर बात करूं
तो यहाँ का सबसे प्रमुख शासक जो था वो हम्बुराबी था। हम्बीराबू को विश्व का प्रथम कानून निर्माता माना जाता है। जो तीसरा इसका सबसे बड़ी विशेषता है वो है आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन में यहाँ के लोगों का जो आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था वो कृषि था, कृषि पर आधारित था। इसके अलावा लिपि, शिक्षा और साहित्य की अगर बात की जाए तो बेबीलोनिया में हम्बुराबी के शासनकाल से पहले आप देखते हैं कीलाक्षर लिपि का आविष्कार हो चुका था और 300 शब्द जो है कीलाक्षर लिपि में हुआ करते थे। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रगति भी आप देखेंगे यहाँ पर हुई है, क्योंकि बेबीलोनिया सभ्यता में आप देखते हैं कि इन लोगों को खगोल शास्त्र का ज्ञान था, ज्योतिष शास्त्र का बड़ा अच्छा ज्ञान था। यहाँ के लोग जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना भी जानते थे। और इस सभ्यता के लोगों ने जल घड़ी, सूर्य घड़ी, ये सभी का निर्माण किया था। तो ये बेबीलोनिया सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हम्बुराबी विधि संहिता की प्रमुख बातें लिखिए। हम्बुराबी मैंने आपको बताया था कि बेबीलोनियन सभ्यता का एक प्रमुख शासक था और कानून का प्रथम निर्माता था ये हम्बुराबी। ठीक है, हम्बुराबी की विधि संहिता बड़ी फेमस है। ठीक है, उसने मतलब इसने सबसे पहले कानून को लिखा था एक पूरा का पूरा, उसमें बहुत सारी बातें इसने बताई थी। हम्बुराबी की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से इसने सबसे जो पहली बात कही वो जानते हैं क्या कही थी? पहली बात इसके जो इसकी विधि संहिता उसमें लिखी है कि व्यभिचारी जो है उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, इसके शासनकाल में। इसके अलावा इसके शासनकाल में और तमाम सारे नियम थे, जैसे कि दूसरे के दासों के दाता को 24 सेकेल चांदी जुर्माना में देनी पड़ती थी और कभी कभी इसके लिए प्राणदंड भी दिया जाता था। इसके अलावा दासों को बेचने के स्थान पर उनका नाक कान काट लिया जाता था। इसके अलावा तलाक की मान्यता थी इसके समय में। और तलाक की मान्यता पर आप देखते हैं प्रत्येकता जो पति होता था, पति से आधा मीना चांदी का जुर्माना प्राप्त करती थी पत्नी। और यदि वह सच्चरित्र होती थी पत्नी तो परित्याग के लिए निर्धारित संपूर्ण धन ले लेती थी। ठीक है, अगर पत्नी जो है चरित्रवान नहीं होती थी तो फिर उसमें कुछ कटौती की जाती थी। तो ऐसी चीज़ें हमारे बताई गई हैं। इसके अलावा हम्बुराबी की विधि संहिता में ये भी थी कि अगर चरित्र संबंधी दोष से दूषित होने पर स्त्रियों को जीवित नदी में फेंक दिया जाता था इसके शासनकाल में। और यदि वह जीवित बच भी जाती थी जब इसको नदी में फेंकते थे स्त्रियों को, तो फिर से दोबारा पुनः पति का आश्रय प्राप्त करती थी। अगर वह डूब जाती थी नदी में तो समझा जाता था कि नदी देवी ने उसको दंड दे दिया है। तो ये स्त्रियों के लिए सजा की व्यवस्था थी कि अगर स्त्री दुष्चरित्र है, किसी दूसरे पराये जो है पुरुष के साथ जो है रहती है या उसके साथ संबंध बनाती है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था ये थी कि भाई नदी में फेंक देते थे। अगर वो डूब जाती है, नदी देवी ने उसको दंड दे दिया। अगर नहीं डूबती है तो उसको फिर से निकाल करके उसके पति के पास, यानी वो उसका चरित्र ठीक है। इस तरीके का न्याय था इसका हम्बुराबी का। इसके अलावा हम्बुराबी जो था, यह माता और पुत्र में यदि अनुचित संबंध हो जाता है, माता और पुत्र अगर दोनों में अवैध संबंध है या कुछ दिक्कत है, मतलब एक प्रकार से अवैध संबंध, समझ रहे हैं ना, चरित्र दोनों का ठीक नहीं है, माता और पुत्र अगर अनुचित संबंध बनाते हैं तो दोनों को जला दिया जाता था। मतलब दोनों को ऐसे जिंदा जला देने की प्रथा थी उस समय। ये हम्बुराबी की विधि संहिता में लिखा था। इसके अलावा कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, हम्बुराबी की विधि संहिता में लिखा है। जैसे कि आग लगाने, अगर आप किसी के घर में आग लगा देते तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर आप गर्भ गिराते थे पहले तो हम्बुराबी के समय में वहाँ पर तो आप उसको भी, उसके लिए भी दंड दिया जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी बेबीलोन की सभ्यता का ये था हम्बुराबी। तो इसके अलावा अगर आप जो है खास करके मंदिर या महल में चोरी करते थे तो भी आपको मृत्युदंड। अगर आप किसी का माल हड़पते थे तो उसके लिए भी मृत्युदंड। इसके अलावा अगर किसी कुमारी का आपने कौमार्य भ्रष्ट किया, किसी कन्या का आपने जैसे बलात्कार किया, तो उसके लिए भी मृत्युदंड की व्यवस्था थी। इसके अलावा पति के ना रहने पर उसकी संपत्ति का दुरुपयोग अगर कोई करती है, या कोई लड़की जो है अगर उसका पति परदेश में है या कहीं अलग है तो उसके धन का गलत उपयोग करती है और धन लेकर के भाग जाती है, तो उसके लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान हम्बुराबी ने अपनी विधि संहिता में लिख रखा था। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई दास है वो भाग जाता है, दास दासी के शरणदाता को अगर कोई दास या दासी भाग जाती है किसी के घर से, तो जिसके घर में वो जाती है उसको भी मृत्युदंड दिया जाता था। पिता को चोट पहुंचाने वाले पुत्रों का हाथ काट लिया जाता था। तो ये कई प्रकार के नियम थे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कर्जा ले लेता था, कर्जा नहीं दे पाता था, तो उसके बदले अपनी पत्नी,
अपने पुत्र और पुत्री को देना होता था उसको। साहूकार उनसे 30 वर्षों तक कार्य कराते थे और उसके बाद में फिर उनको लौटा देते थे। यानी अगर आप कर्जा लेते हैं तो अगर कर्जा आप नहीं दे पाते तो आपका पुत्र या आपकी पत्नी या आपका पुत्री जो होगी वो उनके यहाँ पर जाएगी, जिससे कर्जा लिया है आपने, उनके यहाँ पर 30 सालों तक काम करेगी। उसके बाद में फिर वो 30 सालों के बाद में आपके घर भेजेंगी। ठीक है, ऐसा हुआ करता था। तो वही दास हुआ बना ले जाते थे वो। इसके अलावा सैनिक यदि सेवा काल में मारा जाता था तो उसकी संपत्ति उसके पुत्र को मिल जाती थी और उससे यह आशा की जाती थी कि वह भी अपने पिता की तरह राज्य की सेवा करेगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे नियम थे। इसके अलावा देवालय या राजमहल के चोरी करने पर प्राणदंड दिया जाता था। किराए का सामान लेने वाले से यदि असावधानी के कारण से सामान जो आपने ले गया किराए पर आप ले गए हैं तो आपसे अगर नष्ट हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसके बदले में आपको नया सामान लौटाना पड़ता था। इसी प्रकार से कुछ खंड सुमेरियन विधि संहिता से ज्यों के त्यों जो है हम्बुराबी ने स्वीकार कर लिए थे, चूंकि सुमेरियन विधि संहिता भी थी उस समय, तो उससे कुछ ना कुछ कॉपी कर लिया था, बाकी कुछ अपनी तरफ से जोड़ा था इसने। और इसके अलावा अच्छा, अंग भंग का दंड भी बड़ा फेमस था कि कोई अगर आप गलत काम करते तो आपका हाथ काट लेंगे या पैर काट देंगे, ऐसा कुछ कर देते थे। कान काट लेंगे, नाक काट देंगे, ऐसे सजा देते थे। अच्छा, निजी संपत्ति सभी रख सकते थे अपनी। पिता की संपत्ति में उसके पुत्रों का बराबर अधिकार हुआ करता था, लेकिन पत्नी का अधिकार नहीं हुआ करता था। ये कई जो है चीज़ें थी जो हम्बुराबी की विधि संहिता में थी, जो मैंने आपको बताई। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछेगा। तो हम्बुराबी की जो विधि संहिता है, इसको आप बड़े ध्यान से, इस प्रश्न को आपने सुना होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न जो है बड़ा फेमस प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है जिगुरत क्या है? फटाफट से आप बताएं, समझाइए। जिगुरत क्या है? जिगुरत समझ रहे हैं ना? जिगुरत जो होता है ये मंदिर तो नहीं कहा जा सकता जिगुरत को, लेकिन इतिहासकार लोग इसको देवस्थान बताते हैं कि ये जिगुरत जो हुआ करता था ये देवस्थान हुआ करता था। और सुमेरियन भाषा में जिगुरत का मतलब होता है पर्वत निवास। ठीक है, और संभवतः पर्वत निवासी होने के कारण से ये अपने देवताओं को भी पर्वतकार आवास देना चाहते थे और इस प्रकार के भवनों का निर्माण पिरामिड के जैसा ही बनाया जाता था और बड़ा विशाल विशाल मकान बनाते थे पर्वतों की भांति। और इसके लिए मेहराब, गुंबद और खंभों का प्रयोग किया जाता था घर बनाने के लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त तोरण और बुर्ज भी दजला फरात की सभ्यताओं में सबसे पहले इन्होंने ही बनवाया था। खास करके आप देखेंगे ये इन्हीं लोगों ने। ठीक है, जिगुरत ये सब बेबीलोनिया मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही खास करके बड़ा फेमस है जिगुरत। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जिगुरत की अगर बात की जाए तो इसके चारों ओर एक चार दीवारी हुआ करती थी, जिसमें जाने के लिए एक मार्ग बनाया जाता था। उसके अंदर एक के ऊपर एक कई चबूतरे बने होते थे और इन तक पहुंचने के लिए जो है अगले भाग में आप देखते हैं 3 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर बनाई जाती थी जो एक द्वार के सामने मिलती थी। और प्रायः 3, 4 और 7 स्तरीय चबूतरा जो था वो बनाया जाता था, जिनसे उनकी आधी ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता था। और इन चबूतरों पर जो है कमरे बने होते थे, जिसमें पुजारी वगैरह जो जिगुरत में पूजा करते थे, ठीक है, भगवान की, वो रहा करते थे। और प्रत्येक मंजिल तक चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी होती थी। 7 मंजिलें जिगुरत में हुआ करती थी। ठीक है, 7 ग्रहों के लिए 7 मंजिलों का निर्माण किया जाता था खास करके। और जो है सातों मंजिलों को अलग अलग कलर से रंगा जाता था। प्रवेश द्वार के पास मेहराब बनाया जाता था, जिस पर उद्यान और हरी भरी लताएं जो होती थी उसको लगाई जाती थी ताकि वो अच्छा दिखे। सबसे ऊपर एक खुली छत हुआ करती थी, उसी को देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। और यह एक बड़ा विशालकाय एक आकार का एक प्रकार से जो है महल या एक प्रकार से मंदिर हुआ करता था। और जिगुरत जो हुआ करता था इसका निचला हिस्सा 169 फीट लंबा, 130 फीट चौड़ा हुआ करता था। इसकी ऊंचाई 21 मीटर थी और इसमें एक विशेष कौशल का प्रयोग किया गया था जिसको 1600 वर्षों बाद विकसित यूनानी सभ्यता में अनुकरण किया गया। और ये था एक प्रकार से जिगुरत जहाँ पर देवता लोग रहते थे मेसोपोटामिया के। ठीक है, ये था जिगुरत। आगे देखेंगे, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मिस्र सभ्यता की विशेषताएं बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिस्र की सभ्यता की विशेषताएं आपसे पूछा जा रहा है। मिस्र की सभ्यता क्या थी भाई? मिस्र की सभ्यता आप सभी लोग जानते ही हैं। मिस्र की सभ्यता की अगर विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहली बात इसकी विशेषता में सामाजिक जीवन की विशेषता है। सामाजिक जीवन कैसा था? तो मिस्र के शासक जो थे खास करके वो फाराओ कहलाते थे। प्रजा पर उनकी सत्ता निरंकुश थी, मतलब फाराओ भगवान के
प्रतिनिधि माने जाते थे, ईश्वर का प्रतिनिधि होते थे। उच्च वर्ग में सामंत पुरोहित शामिल थे, मध्यम वर्ग में व्यापारी व्यवसायी और निम्न वर्ग में कृषक और दास शामिल हुआ करते थे। स्त्री और पुरुषों में लगभग उच्च वर्ग के लोग आभूषण पहनते थे। संगीत, नृत्य, नटबाजी, पशु, जुआ ये सब मनोरंजन के साधन हुआ करते थे मिस्र की सभ्यता का पहली विशेषता। दूसरी विशेषता में आप लिखेंगे आर्थिक जीवन में, क्योंकि मिस्र वासियों के आर्थिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या था? कृषि था। यानी ये जौ की खेती करते थे, प्याज की खेती करते थे मिस्र की सभ्यता के लोग, बाजरा, कपास इन सभी की खेती करते थे। मिस्र को प्राचीन विश्व का अन्न भंडार भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ वर्षा जो होती थी साल में 3 बार हुआ करती थी, और फसलें भी साल में 3 बार बोई जाती थी। बकरी, गधा, कुत्ता, गाय, ऊंट, सुअर ये सब पालतू पशु हुआ करते थे मिस्र की सभ्यता के। तीसरी बात यह है व्यापार और उद्योग में। व्यापार में खास करके या उद्योग में मिस्र में धातु, लकड़ी, मिट्टी, कांच, कागज, कपड़े इन सभी का काम किया जाता था। इस सभी के स्किलफुल कारीगर हुआ करते थे। कारीगर जो थे वो बड़े ही कुशल हुआ करते थे चीन के। मिस्रवासियों को तांबे के अतिरिक्त अन्य धातुएं बाहर से मंगवानी पड़ती थी। मिस्रवासी लकड़ी पर नक्काशी और कांच पर चित्रकारी किया करते थे, और ये वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार करते थे। जैसे हमारे पास कोई वस्तु हमने बनाई है और आपने कोई वस्तु बनाई है, तो हमारी वस्तु आप ले लें, हम आपकी वस्तु ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से वस्तु के माध्यम से आदान प्रदान करते थे, सामान को खरीदते बेचते थे। इसके अलावा इनके धार्मिक जीवन की अगर बात की जाए मिस्रवासियों के, तो मिस्रवासियों के प्रमुख देवता थे रा। रा का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य थे, और इसके अलावा ओसिरस देवता प्रकृति शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं, वो थे। सभ्यता के प्रारंभिक काल में मिस्रवासी बहुदेववादी थे, किंतु बाद में साम्राज्यवादी युग में जो है खास करके अखनाटन नामक फाराओं ने एकेश्वरवाद की विचारधारा को महत्व दिया और सूर्य की उपासना प्रारंभ कर दी। और सूर्य भगवान की उपासना जो है ये बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब हुई है मिस्र वासियों में, तो भगवान सूर्य की पूजा करते थे। अच्छा, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात की है तो मिस्रवासी या मिस्र के जो लोग थे वो तारों और सूर्य के आधार पर अपना कैलेंडर बना लिया करते थे। वर्ष के 360 दिनों की गणना भी इन लोगों ने कर ली थी। धूप घड़ी का आविष्कार किया था, और भी चीज़ों का आविष्कार इन लोगों ने किया था। और इसके अलावा इन्होंने अपनी वर्णमाला भी विकसित करी थी, और पेपी रस वृक्ष से कागज का निर्माण भी कर लिया था मिस्र सभ्यता के लोगों ने। इसके अलावा मिस्र सभ्यता का सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो है कि ये लोग जो है मृत्यु के बाद शव को जलाते नहीं थे, और सैकड़ों वर्षों तक ये शव को एक प्रकार से मतलब सैकड़ों वर्षों तक ऐसी व्यवस्था में रखते थे ताकि जो उनका शरीर जो है सड़े ना। क्योंकि माना जाता है कि कुछ वर्षों के बाद में जो जान होती है वो दोबारा से लौट करके आती है। अगर शरीर जलता नहीं तो फिर उसी शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है, ये इन लोगों की मान्यता थी। तो इसीलिए शरीर को जलाते नहीं थे, पिरामिड बनाते थे, और उसी पिरामिड में मम्मी उसको कहते हैं, जिस पिरामिड में अगर मुर्दे को लपेट मतलब उस पत्थर में कुछ रासायनिक लेप लगाते थे और उसमें लपेट करके रख देते थे, और तो उसको मम्मी कहा जाता था, ठीक है। तो इन लोगों की मान्यता थी मिस्रवासियों की कि हमारे राजा फिर से जिंदा होंगे तो बड़े बड़े लोगों की मम्मी बनाई जाती थी, जो जिनकी जिनकी जान ज़्यादा कीमती थी उन्हीं लोगों का मतलब ये बनाया जाता था, ठीक है। गीजा का पिरामिड जो है सबसे प्राचीन वास्तुकला है और सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है मिस्र वासियों की। और गीजा का पिरामिड जो है 481 फीट ऊंचा है, 755 फीट चौड़ा है, और 2.5 टन में लगभग 33 लाख पत्थर के टुकड़े 2.5 लाख टन के जो है मतलब 2.5 टन के में खास करके 23 लाख पत्थर के टुकड़े जो हैं लगे हुए हैं 2.5 टन के, ठीक है। ये है गीजा का पिरामिड। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है लाओ त्से पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। लाओ त्से कौन था भैया? लाओ त्से की अगर बात की जाए तो चीनी सभ्यता का ये बड़ा फेमस व्यक्ति था लाओ त्से। लाओ त्से का प्रारंभिक नाम जो था वो ली था, शुरुआत में इसको ली कहा जाता था। एक नए संप्रदाय ताओवाद का प्रतिपादन इसने किया था, और उसके पश्चात इसकी उपाधि के रूप में लाओ त्से इसको कहा जाने लगा। लाओ त्से का मतलब होता है बृहद गुरु, बड़ा गुरु, ठीक है। लाओ त्से के प्रारंभिक जीवन के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती विद्वानों को, परंतु एक निर्धन परिवार में पैदा होता है लाओ त्से, जिसके विषय में अनुश्रुति है कि यह अपने माता पिता के गर्भ में 80 वर्ष के बाद पैदा हुआ था। मतलब कि 80 वर्ष के माता पिता थे उसके बाद में पैदा हुआ था, गर्भ में ही विद्वान हो चुका था ये। और यह कन्फ्यूशियस के समकालीन था तथा चाऊ राज्य में अभिलेख संग्रहालय का अध्यक्ष हुआ करता था।
बुढ़ापे में इसने यह राज छोड़ दिया था जहाँ पर रहता था, ठीक है। और खास करके ये चाऊ राज जो था वहीं पर जो रहता था, संग्रह जो अभिलेख संग्रहालय था उसी का अध्यक्ष था। बुढ़ापे में चाऊ राज्य को छोड़ देता है और जाते समय राज्य की सीमा पर एक रक्षक के अनुरोध पर उसने अपने विचारों को ताओ तेन बिंग एक पुस्तक के रूप में संग्रहित करवाता है और ताओवाद का प्रतिपादन जो है किया इसने, और विश्व में प्राप्त शाश्वत तत्व के अर्थ में प्रयुक्त है। और इसके दर्शन के मूल सिद्धांतों में खास करके ये सबसे पहली बात ये कहता है कि शाश्वत सत्ता के साथ प्राणी को एकाकार होकर के रहना होता है, और इस दृष्टि से सदैव दैवीय शक्ति के समन्वय से युक्त रहता है ये। इसके अलावा ये जो है सुखी जीवन के लिए प्रकृति के अनुरूप रहना पड़ता है, ये बताता है। और इसके अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति राज्य के लिए संकट होते हैं, वह बात शिक्षा के प्रसार के साथ आगे बढ़ता है। वह धन संपत्ति पद सुख आदि को भ्रम और क्षणिक मानता है कि धन संपत्ति सुख ये सब जो है या पद जो है ये सब केवल भ्रम है, माया मोह है, ठीक है। और लाओसे के अनुसार अगर बात करें तो ये आदर्श राज्य के बारे में बताता है कि आदर्श राज्य वह राज्य है जहाँ के लोग अपने अत्यंत पड़ोसी राज्य में गए ही नहीं, क्योंकि इससे तुलना की वृद्धि एक प्रकार से बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें बताता है ये। इसके अलावा संसार में शक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, लाओसे बताता है। इसके लिए क्षमा प्रेम धैर्य इन सभी गुणों को अपने अंदर जागृत करना चाहिए, दूसरों को नष्ट नहीं करना चाहिए। जो नष्ट मतलब जो कष्ट दे रहा है दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, जो दूसरों को कष्ट दे रहा है उसको भी सुख पहुंचाने की बात सोचनी चाहिए। अगर कोई आपको कष्ट बार बार दे रहा है तो उसको भी आप जो है कष्ट ना पहुंचाएं, उसको आप उसके मदद करें, उसको सुख पहुंचाएं। ये लाओसे कहता था, ठीक है। चाइना या चीन सभ्यता का ये फेमस व्यक्ति था। आगे बढ़िए, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। प्राचीन मिस्र की सभ्यता से संबंधित रोचक तथ्य बताइए कुछ। बताएं भाई रोचक तथ्य के बारे में, किसके बारे में रोचक तथ्य? प्राचीन मिस्र की सभ्यता जो थी उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो प्राचीन सभ्यता के कई सारे रोचक तथ्य हैं, जैसे कि सबसे पहला रोचक तथ्य जो है, जो अनसुनी बातें होंगी शायद आपके लिए, ठीक है, मिस्र के सभ्यता से रिलेटेड। पहली बात तो ये है कि प्राचीन मिस्र के जो लोग हुआ करते थे बालों से बहुत ज़्यादा घिन करते थे। मतलब ये शरीर पर जो बाल उगते हैं उनसे बहुत ज़्यादा इनको घिना लगती थी, समझ रहे हैं ना। बहुत ज़्यादा जलती, मतलब बालों को अच्छा नहीं लगता था इनके शरीर पर बाल उग जाए तो, इसीलिए या अपने शरीर पर काफ़ी कम बाल रखते थे और उनके हिसाब से यह स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता था, इसलिए अपने बाल को छिलवाया करते थे। मतलब बाल अपने शरीर पर बहुत कम रखते थे जो मिस्र सभ्यता के लोग हुआ करते थे, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे आजकल के हीरो हीरोइन जो हैं वो वैक्स वगैरह करवा लेते हैं, ठीक है। तो बाल अपने शरीर पर नहीं रखते हैं, जो रुएं होते हैं शरीर पर उनको हटवा लेते हैं। बहुत सारे हीरो हीरोइन को आपने देखा होगा। तो ऐसे ये लोग भी प्राचीन मिस्र की सभ्यता के लोग करते थे, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य जो ये है प्राचीन मिस्र की सभ्यता का, वो ये है कि मिस्र के लोग जो थे वो सुरमा लगाना पसंद करते थे। मतलब सुरमा जानते हैं, आंखों में सुरमा लगाया जाता था, तो सुरमा ये लोग लगाते थे खूब ज़्यादा। इसके अलावा मेकअप बहुत ज़्यादा करते थे, मेकअप करना भी मिस्र के लोगों को बड़ा पसंद हुआ करता था। दूसरी बात, ये सब बात मैं बहुत अंदर से ढूंढ करके लाया हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात मिस्र की सभ्यता की जो रोचक तथ्य है वो ये है कि जो मिस्र के सभ्यता के लोग थे ये अपने दांतों की सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। ये क्या करते थे कि अपने दांतों को साफ करने के लिए वो राखी का इस्तेमाल करते थे। राखी समझ रहे हैं? राख जो जलाने के बाद में जो राखी होती है, राख होती है, उसका इस्तेमाल करते थे अपने दांतों को सफाने के लिए, ठीक है। चौथी बात ये है रोचक तथ्य में कि जो मिस्र के जो लोग थे यानी प्राचीन मिस्र में जब राजा की मौत हो जाती थी तो उनके नौकर को भी उनके साथ ही दफना दिया जाता था, ताकि नौकर को दफनाने के लिए सबसे बड़े नौकर को पहले बेहोश किया जाता था, फिर उसके बाद में उनको दफना दिया जाता था। अच्छा, दफनाते इसलिए थे नौकरों को राजा के साथ, राजा अगर मर गया तो राजा के शरीर की मम्मी बनती थी, ठीक है। और मम्मी जब बनती थी तो उसमें नौकर वगैरह को बेहोश करके उसको भी उसके साथ जो है बंद कर देते थे, ताकि आत्मा अगर आए राजा इनके सबके पास तो कहीं ना कहीं पे अगर राजा जीवित हो जाएं तो भी उनके लिए व्यवस्था, नौकर जो है वहाँ पर राजा के लिए हर एक चीज़ हाजिर करता रहे, चूंकि राजा को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे ये लोग। ये रोचक तत्व। पांचवा जो इम्पोर्टेंट बात है रोचक तथ्य है कि प्राचीन मिस्र में अधिकतर लोग जो थे ईसाई धर्म को मानते थे, परंतु बाद में मुसलमान के आक्रमण के कारण से ये धीरे धीरे जो ये लोग थे ये मुसलमान
हो जाते हैं और मुसलमानों की संख्या बढ़ जाती है और आज यह देश मुस्लिम देश माना जाता है। जो मिस्र देश है, जो मिस्र की सभ्यता है, वहाँ के लोग पहले ईसाई थे, बाद में मुस्लिम हो जाते हैं। ठीक है। और छठी बात ये है कि प्राचीन मिस्र में अधिकतर लोग जो थे वो गणित की अच्छी जानकारी रखते थे। तो मैथ में बड़े इम्पोर्टेंट, मतलब कि बड़े जानकार थे मैथ के ये लोग। तो ये थी प्राचीन मिस्र की सभ्यता की कुछ रोचक बातें जो मैंने आपको समझाई। देखिए अगला प्रश्न जो है, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं खंडसा से। 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो 500 शब्द या 450 शब्द में आपको लिखना है। अगर आप 2 घंटे की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको 450 शब्दों में, अगर आप 3 घंटे की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको केवल केवल 500 शब्दों में आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, नदियों की घाटियों में प्राचीन सभ्यताओं के विकास के कारणों को स्पष्ट करें। क्योंकि आप देखेंगे दुनिया की जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, उन सभ्यताओं के विकास को अगर आप देखेंगे तो नदी घाटियों में ही सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो ये नदी की घाटियों में प्राचीन सभ्यताओं के विकास के कारणों को स्पष्ट करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महाकाव्य युग का सामाजिक संगठन का नैतिक मॉडल की विवेचना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महाकाव्य युग का जो सामाजिक संगठन का जो नैतिक मॉडल है उसकी विवेचना करनी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन से, वैदिक लोगों के सामाजिक संगठन और आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। चौथा क्वेश्चन से, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामाजिक जीवन व व्यापार एवं वाणिज्य का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था, व्यापार कैसे करते थे, और वाणिज्य यानी कि जो व्यापारिक नियम हुआ करते थे या कराधान का जो नियम होता था, कर वगैरह कैसे लेते थे। ठीक है, ये सब बताएं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। तो ये 4 क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के संदर्भ में आप इन प्रश्नों को लेकर के बहुत ही आसान तरीके से जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उनको आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, रोक रोक करके आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से मैंने जियोग्राफी का और पॉलिटिकल साइंस का, समाजशास्त्र का मॉडल पेपर आपको दिया हुआ है। प्लेलिस्ट मैंने हर एक सब्जेक्ट की बना रखी है, यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।